Hello guys, welcome to CLAT My name is Saurav and today we shall be continuing the GK series which we are doing for your CLAT examination. Today we shall be covering the Polity and Governance section of March 2026 month under which we shall be doing total 4 topics. मैंने फेब के अंदर ये अनाउंस किया था कि मैं ये सीरीज करने वाला हूँ जिसके अंदर आई शैल बी कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन वेरियस पार्ट्स, जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस का अलग पार्ट होगा, इकोनॉमी का अलग पार्ट होगा, उसके अलावा इन्वायरमेंट हो गया या फिर साइंस एंड टेक हो गया। इनके जो मेजर पार्ट्स बनेंगे उनको अलाइन करके मैं 3-4 पार्ट की सीरीज हर महीने की बनाऊंगा, जिससे आपके सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जनरली क्लैट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स पूछता है और उनका करंट अफेयर का लिंक पूछता है। पिछले 3-4 साल के पीवाईक्यूज में यही देखा गया है और ये जो पूरी सीरीज है उन पीवाईक्यूज को प्रॉपर्ली एनालाइज करके ही मैंने प्लान करी थी। ठीक है, दीज लेक्चर्स आर बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज सौरभ बिवाल। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर and a lawyer by training. Today we are doing polity and governance section of March 2026 month. This is the part 1 of March series. Total 3-4 parts will be there and today we shall be doing total 4 topics. अब topics की अगर हम एक बार बात करें contents of the lecture की, तो जो पहला टॉपिक है that is statehood and 6th schedule demand in Ladakh। तो आपको लद्दाख के बारे में पता होगा, after the removal of article 370 it was being made a union territory without a legislative assembly। जम्मू एंड कश्मीर को भी एक यूटी बनाया गया लेकिन वहां पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन लद्दाख के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इट इज टोटली गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे लद्दाख के अंदर एक सोनम वांगचुक नाम के इंसान है जिनके ऊपर इंस्पायर होके 3 इडियट्स मूवी भी बनी हुई है। आमिर खान की जो मूवी थी ना, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट मूवी बॉलीवुड हैज एवर प्रोड्यूस्ड, तो उस मूवी को इंस्पिरेशन मिला था सोनम वांगचुक से। तो सोनम वांगचुक को काफी दिनों तक डिटेन करके रख लिया गया था जेल के अंदर क्योंकि वो हंगर स्ट्राइक वगैरह कर रहे थे और इस वजह से लद्दाख के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको बेसिकली अरेस्ट कर लिया था। तो उनके रिलीज के बाद में ये जो प्रोटेस्ट है वो वापस पेस पकड़ गया। इसके बारे में हम बात करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा दैट विल ट्रांसजेंडर पर्संस अमेंडमेंट बिल 2026। इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। इस वजह से काफी सारे क्रिटिसिज्म भी सेंट्रल गवर्नमेंट को झेलने पड़ रहे हैं। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट हैज परमिटेड पैसिव यूथेनेशिया इन हरीश राणा केस। तो हरीश राणा नाम के एक इंसान है, ये बेचारे काफी साल से कोमा के अंदर थे, एकदम ब्रेन डेड टाइप की हालत इनकी थी। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको पैसिव यूथेनेशिया अलाउड कर दिया। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब होता है बेसिकली जो भी आर्टिफिशियल मेडिकल सपोर्ट होता है ना, जिससे वो वेंटिलेटर वगैरह कहते हैं, हॉस्पिटल जिससे किसी इंसान को जिंदा रखती है, उसको हटा दिया जाए और इनको पीसफुली बेसिकली मरने का इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। ठीक है, राइट टू डाई पीसफुली हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टेट लेवल सोशल मीडिया बैन्स इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश फॉर माइनर्स। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर्स ने, सिद्धारमैया नाम है एक का और एक का नाम चंद्रबाबू नायडू है, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि बेसिकली माइनर्स के लिए हम सोशल मीडिया को थोड़ा बहुत बैन करेंगे। तो यहाँ पे फेडरलिज्म वाला थोड़ा बहुत इशू आ रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड मामलों से डील करने की पावर नहीं है। ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, मतलब इसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो ये एक डिस्प्यूट चल रहा है। सो दीज 4 टॉपिक्स आर देयर फ्रॉम द पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन। इसके अंदर लॉ के भी काफी सारे टॉपिक है, जैसे ये टॉपिक सीधा का सीधा लॉ से रिलेट करता है, ये टॉपिक सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट से रिलेट करता है। उसके बाद में यहां पे भी लॉ का बहुत ज्यादा रिलेशन आ रहा है क्योंकि 6th शेड्यूल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का इशू आ गया। उसके बाद में फाइनली सोशल मीडिया बैन के अंदर फेडरलिज्म वाली बात आ रही है। दैट मींस ऑल द टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर क्लैट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज स्टेटहुड डिमांड इन लद्दाख। तो इसका थंबनेल आप देख सकते हो, सोनम वांगचुक की यहाँ पे फोटो लगी हुई है और लद्दाख जो है वो 6th शेड्यूल वाला प्रोटेक्शन जो मेजरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मिलता है वो मांग रहा है। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का यही आर्गुमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस विल बी मेजरली ग्रांटेड टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कुछ मिनिस्ट्री ने, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने लद्दाख के लिए रिकमेंड किया है कि इनको 6th शेड्यूल का प्रोटेक्शन दे दो, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ये बात मानने को तैयार नहीं है। और लद्दाख जो है वो बेसिकली ये बोल रहा है कि वहां पे ना तो कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और वहां को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सीधा एडमिनिस्टर कर रही है, वहां पे कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। लॉट मेनी इश्यूज आर देयर। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन मेन बात है यार। लद्दाख के अंदर कितने लोग रहते हैं, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, ना तो कोई एमएलए वहां पे होता है, एमपी जरूर हो सकता है बट एमएलए तो नहीं है। तो यहाँ पे इस वजह से काफी सारे इश्यूज आते हैं। पहले इनके पास थोड़े बहुत एमएलए हुआ करते थे, टोटल 4 एमएलए इनके पास जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हुआ करते थे। 2019 के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था ना उससे पहले, बट अब वो चीज हट चुकी है।
ये एक यूनियन टेरिटरी है, टोटली एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लोकल पीपल। तो इस वजह से ये स्टेट या तो बोल रहे कि हमें अलग से स्टेट बना दो, और 6 शेड्यूल का प्रोटेक्शन भी हमें अलग से चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका स्टांस थोड़ा सा अलग है। और लद्दाख की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और जो इन्वायरमेंटल वुल्नरेबिलिटीज है वो भी हमें थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी। नाउ स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो वाई न्यूज को अगर हम देखें तो in March 2026, large protests were organized in Leh and Kargil डिमांडिंग फुल स्टेटहुड एंड 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन फॉर लद्दाख। तो यहाँ लद्दाख के अंदर 2 ही जिले हैं, एक जिले का नाम लेह है और अगले जिले का नाम कारगिल है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट बेसिकली ऑर्गेनाइज किए गए जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दे आर डिमांडिंग आइदर फुल स्टेटहुड एज वेल एज 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो ट्राइबल स्टेट्स को मिलता है, ठीक है। द प्रोटेस्ट वर जॉइंटली लेड बाई ले एपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, ले एपेक्स बॉडी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इनके नाम आपके एग्जामिनेशन के अंदर आ सकते हैं। द मोमेंट गेन मोमेंटम आफ्टर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक was released from detention under National Security Act। तो बेसिकली लास्ट ईयर सितंबर या अगस्त के आसपास ये प्रोटेस्ट हुए थे और गवर्नमेंट ने सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर वो 3 इडियट्स मूवी बनी हुई है, मैंने इस लेक्चर के इनिशियल स्टेजेस में बताया भी था, तो इनको डिटेन कर लिया था। ये वहां पे बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी है, काफी बड़े समाज सेवक रह चुके हैं, इनकी काफी इज्जत है वहां पे, तो ये हंगर स्ट्राइक वगैरह के ऊपर चले गए थे और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिटेन कर लिया था, ठीक है। अब इनको रिलीज कर दिया गया और इनके रिलीज होते ही ये प्रोटेस्ट वापस से एक तरीके से आग पकड़ रहे हैं या पेस पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो सोनम वांगचुक हैड बीन डिटेन सिंस सितंबर 2025 आफ्टर प्रोटेस्ट लिंक्ड टू हिज प्रपोज्ड हंगर स्ट्राइक टर्न्ड टेंस, ठीक है। तो इन्होंने एक हंगर स्ट्राइक अनाउंस कर दी थी सितंबर 2025 के अंदर, और बाद में क्या होता है, प्रोटेस्ट वगैरह थोड़े बहुत वहां पे होने लगे, इस वजह से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA इसके अंदर इनको डिटेन कर लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब बाद में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन लगती है हैबेस कॉर्पस की, इनको रिलीज करवाने के लिए आर्टिकल 32 के अंडर ये रिट पिटीशन लगती है, ठीक है। अगर किसी भी इंसान को डिटेन कर लिया जाता है तो उसको छुड़वाने के लिए एक हैबेस कॉर्पस नाम की रिट पिटीशन लगानी पड़ती है, जिसका मतलब होता है, हैबेस कॉर्पस का मीनिंग होता है टू प्रेजेंट अ बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पिटीशन लगी हुई थी, बट इस पिटीशन के ऊपर कोई सुनवाई होती उससे पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनका रिलीज जो है वो कंफर्म कर दिया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस तो अपने आप ही बंद हो गया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट later closed habeas corpus petitions after the center confirmed his release for dialogue with Ladakhi groups, ठीक है। that is the scenario। उसके बाद में these developments again brought Ladakh's constitutional and political demands into national discussion। तो ये जो developments है वो लद्दाख की कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड जो 6 शेड्यूल की डिमांड है और उसके अलावा स्टेटहुड की जो पॉलिटिकल डिमांड है उनको अगेन नेशनल लेवल डिस्कशन के अंदर लेके आ गया है, ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियो। यहाँ पे मेन टॉपिक्स आपको क्या याद रखने हैं, सबसे पहले तो जिले कौन कौन से हैं, ले और कारगिल, उसके बाद में ये जो 2 एरियाज है, एक तो ले एपेक्स बॉडी, उसके बाद में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इन दोनों ने मिलकर ये प्रोटेस्ट को लीड किया। सोनम वांगचुक को लास्ट ईयर NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर डिटेन किया गया था, इससे MCQ आ सकता है। उसके बाद में कब डिटेन किया गया था, इससे MCQ आ सकता है, और रिट पिटीशन का नाम क्या है, हैबेस कॉर्पस, और आर्टिकल कौन सा है, 32। सो दैट इज द सिनेरियो। ये MCQ के क्वेश्चन इस स्लाइड से बन सकते हैं। तो दिस इज अबाउट वाई इन न्यूज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस, दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लद्दाख एंड आर्टिकल 370। तो व्हाट हैपेंड वाज 2019 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को 2 टुकड़ों के अंदर बांट दिया गया, मतलब 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर बांट दिया गया। पहले जम्मू एंड कश्मीर के पास एक स्पेशल स्टेटस हुआ करता था अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया और जम्मू और कश्मीर को एक फुल फ्लेजेड स्टेट से, फुल फ्लेजेड स्टेट दैट टू विद सम स्पेशल स्टेटस, उससे डिमोट करके यूनियन टेरिटरी बना दिया, और वो भी 2 यूनियन टेरिटरी, एक तो जम्मू एंड कश्मीर जो आप यहां पे देख सकते हो, एक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ठीक है। तो ये यूटीज के अंदर इनको बांट दिया गया। अब होता क्या, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तो ऑल्दो वो यूनियन टेरिटरी है, बट वहां पे दिल्ली टाइप का सिनेरियो है, वहां पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, और उस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो उमर अब्दुल्ला वहां के एक लोकल लीडर है, वो फारूक अब्दुल्ला के बेटे जो एक टाइम पे जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, तो ही इज द चीफ मिनिस्टर। तो इनका तो रिप्रेजेंटेशन है, जम्मू एंड कश्मीर वालों को तो रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, बट लद्दाख वालों को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे लद्दाख का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इट चेंज आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। 2019 के अंदर जम्मू और कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया था। 2019 का ये
लॉ है, इस लॉ का नाम भी आप याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद में दिस एक्ट डिवाइडेड द फॉर्मर स्टेट इनटू टू यूटीज, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। यहाँ पे क्या होता है, लद्दाख वाज मेड अ यूनियन टेरिटरी विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। यहाँ पे कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जबकि J&K के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनका तो रिप्रेजेंटेशन है, इनका नहीं है, रिड्यूसिंग द लोकल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, दैट मींस एमएलएज नहीं है, तो लोकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा कम हो गया। अर्लियर लद्दाख हैड 4 एमएलएज इन J&K असेंबली, ठीक है। तो पहले लद्दाख के 4 एमएलएज हुआ करते थे जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, तो कहीं ना कहीं इनकी वॉइस वहां पे सुनी जाती थी, कहीं ना कहीं इनका रिप्रेजेंटेशन था। कई बार तो ये किंग मेकर का काम भी कर जाते थे, मतलब अगर मान लो हंग असेंबली आ गई जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, हंग असेंबली आ गई, 2-3 पार्टीज को ऐसे बराबर बराबर सी सीट मिल गई, और लद्दाख के अंदर किसी एक पार्टी को सारी सीटें मिल गई, तो ये किंग मेकर का काम भी कर जाते थे कई बार। तो इस वजह से इनके पास रिप्रेजेंटेशन वाला सिनेरियो हुआ करता था। बट आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 दिस स्पेशल प्रोटेक्शन एंडेड, एंड उसके अलावा ये जो लैंड ओनरशिप और गवर्नमेंट जॉब्स वाली पावर है वो भी सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई। बेसिकली वहां का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कोई है ही नहीं। पहले तो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ करता था, बट लद्दाख का कोई ना तो कोई पब्लिक सर्विस कमीशन रहा, ना कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रहा। तो इस वजह से वहां पे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत ज्यादा टूरिज्म है, आर्मी का डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, और हार्श क्लाइमेट है, इन्वायरमेंटली वुल्नरेबल है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहां पे है, ठीक है। इस वजह से लद्दाख वाले लोग हैं वो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। मेनी लोकल कम्युनिटीज feared demographic, cultural and economic changes after these constitutional changes, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारी कम्युनिटीज को ये डर है कि वहां की जो डेमोग्राफी है, वहां का जो कल्चर है और वहां के जो इकोनॉमिकल साइकिल है उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इनके एमएलएज वगैरह तो एकदम ही हट गए, तो इनके लिए आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो रिगार्डिंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लद्दाख एंड आर्टिकल 370। एमसीक्यूज के हिसाब से देखो तो इस एक्ट का नाम आप याद रख लेना, पहले कितने एमएलए होते हैं, 4 होते थे, ये याद रख लेना, और उसके अलावा तो कोई खास चीज इसके अंदर दिख नहीं रही है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज व्हाट इज 6th शेड्यूल एंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब ये 6th शेड्यूल क्या होता है जिसकी ये डिमांड कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो 6th शेड्यूल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड 275 क्लॉज 1 फॉर ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस। जो ट्राइबल स्टेट्स होते हैं ना, जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, उनको सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करवाने के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती है अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको लीगल बैकिंग जो है वो प्रोवाइड करवाता है एक तो आर्टिकल 244 क्लॉज 2 और उसके अलावा 275 क्लॉज 1। इन आर्टिकल्स को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इट करंटली अप्लाइज टू ट्राइबल एरियाज और ट्राइबल स्टेट्स लाइक आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद में under this system autonomous district councils receive powers on land, forest, customs and local administration। तो ADCs यहाँ पे बनाई जाती है जिनके पास बहुत सारी पावर्स होती है, ठीक है। मतलब ऑटोनोमस बॉडीज होती है ये। ऑटोनोमस का मतलब होता है सेल्फ फंक्शनिंग, ठीक है। और इन ऑटोनोमस बॉडीज के पास पावर होती है रिगार्डिंग लैंड, रिगार्डिंग फॉरेस्ट, रिगार्डिंग लोकल कस्टम्स। जो भी लोकल कस्टम वहां के है ना, उनको प्रिजर्व करने के लिए, ट्राइबल कस्टम्स को प्रिजर्व करने के लिए पावर होती है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की पावर भी होती है। और ज्यादा कोई से नहीं होता, ना तो स्टेट गवर्नमेंट का और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पर्टिकुलर ट्राइब के पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट अगर बने हुए हैं, मतलब एक कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर कोई ट्राइब बहुत ज्यादा है, तो वहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी जाती है अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एडीसी कैन आल्सो एस्टेब्लिश लोकल कोर्ट्स फॉर माइनर डिस्प्यूट्स एंड इंपोज सर्टेन लोकल टैक्सेस एज वेल। तो एडीसीज के पास खुद की लोकल कोर्ट्स बनाने तक की पावर होती है। ऑल्दो लॉज तो इंडिया वाले चलेंगे, बट लोकल कोर्ट्स ये बना सकते हैं, ठीक है। और थोड़े बहुत लोकल टैक्सेस वगैरह भी इंपोज करने की इनके पास पावर होती है। यूजुअली दीज काउंसिल कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स सर्विंग अ 5-year टर्म्स। तो या तो इनके अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं या फिर इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और इनका जो टर्म है वो 5 साल का होता है। ये चीज आप थोड़ी सी याद रख लेना, ये आर्टिकल्स आप याद रख लेना। फिलहाल 6th शेड्यूल कहां पे अप्लाई होता है ये चीज याद रख लेना, ठीक है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आर क्रिएटेड जिनके पास थोड़ी बहुत पावर्स होती है। ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसके अंदर आपको थोड़ी बहुत
बहुत रीजनिंग लगानी पड़ती है, उसके हिसाब से आ सकता है ये जो येलो वाले फॉन्ट है, ठीक है। उसके बाद में लद्दाखी ग्रुप डिमांड सिमिलर प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व ट्राइबल आइडेंटिटी, कल्चर एंड लोकल रिसोर्सेज। तो लद्दाख वाले लोग हैं वो भी सेम स्टेटस मांग रहे हैं, 6 शेड्यूल वाला प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी 97% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो रिगार्डिंग 6th शेड्यूल एंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेमोग्राफिक, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक कंसर्न्स ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख की डेमोग्राफी को हम देखते हैं, किस तरीके के लोग वहां पे रहते हैं, वहां का एनवायरमेंट किस तरीके का, थोड़ा फ्रेजाइल एनवायरमेंट है, और इकोनॉमिक कंसर्न्स उन लोगों के क्या है, ये हम इस स्लाइड के अंदर देखेंगे। तो मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर ही बताया था कि लद्दाख की 97% पॉपुलेशन ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, NCST, पहले NCSC और NCST सेम बॉडीज हुआ करते थे, ठीक है। NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स उसे कहा जाता था। 2003 के अंदर एक अमेंडमेंट बिल आता है और 2004 के अंदर इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, NCSC को और NCST को। तो NCST का जो आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, दैट इज 338A, ठीक है। ये आर्टिकल आप याद रख लेना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 338A के अंडर एस्टेब्लिश होता है। और NCSC जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 338 है। और जितने भी ये ह्यूमन राइट कमीशन है, जैसे NHRC हो गया, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR हम जिसे कहते हैं, ये सारे के सारे स्टैट्यूटरी बॉडीज है, मतलब कोई ना कोई कानून बना के इनको एस्टेब्लिश किया गया। जबकि NCSC और NCST कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और NCST का यहाँ पे नाम आ रहा है, तो ये आर्टिकल आप पक्का याद रख लेना, 338 और 338A, ठीक है। उसके बाद में लोकल रेजिडेंट्स जो है वो फियर कर रहे हैं कि न्यू डोमिसाइल एंड लैंड पॉलिसीज में थ्रेटन द कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। तो अब पहले तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन है वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का हुआ करता था, आजकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा का पूरा यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। तो लोकल रेजिडेंट्स को थोड़ा बहुत ये डर है कि वहां की जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है और वहां का जो कल्चरल हेरिटेज है वो कहीं ना कहीं हार्म हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द डेमोग्राफी। नाउ टॉकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो फ्रेजाइल हिमालयन इकोसिस्टम के अंदर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे टूरिज्म लगातार बढ़ रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी केंद्र सरकार यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बना रही है। ऑल्दो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टांस है वो तो ये है कि रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूज किया जाए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी प्रोड्यूस करी जाए, थोड़ा बहुत रोजगार भी अगर मिले लोगों को या फिर एम्प्लॉयमेंट मिले तो अच्छी बात है, ये स्टांस है सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन इतने फ्रेजाइल इकोसिस्टम के अंदर या इतने फ्रेजाइल जगह के ऊपर आप ऐसी इतनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हो तो जो दुर्घटनाएं है या फिर प्राकृतिक आपदाएं या फिर मतलब इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स है उनके बढ़ने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद में 2023 की अगर हम बात करें तो 5 लाख टूरिस्ट ने लद्दाख को विजिट किया था, जो वहां के वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा रहा है और लगातार लद्दाख के अंदर टूरिज्म बढ़ रहा है। ऑल्दो टूरिज्म इज वेरी गुड बट इतने नंबर में वहां पे लोग आ रहे हैं तो वहां पे कचरे वगैरह का मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं है और वाटर रिसोर्सेज है वो थोड़े से स्कार्स है क्योंकि इट इज अ कोल्ड डेजर्ट, समझ गए। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है तो वहां के वाटर वाले जो सिस्टम्स है वो भी काफी कम है, ग्राउंड वाटर भी काफी कम है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें वहां पे लोगों को झेलनी पड़ रही है। द रीजन फेसेस हाई अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड यूथ एंड लैक इट्स ओन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो एक और प्रॉब्लम यहाँ पे है इकोनॉमिक कंसर्न, अब हम डिस्कस करने लग गए हैं। तो देखो यहाँ पे कोई खुद का पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है जो वहां पे लगातार सरकारी नौकरियों के नोटिफिकेशंस वगैरह निकालता रहे, इस वजह से जो एजुकेटेड यूथ है उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बहुत ज्यादा है। उसके अलावा दीज डेमोग्राफिक एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक कंसर्न्स हैव स्ट्रेंथन्ड द डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसी एरिया के पास आएगी तो ऑब्वियसली बात है वो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स तो मांगेगी, ये तो समझ में आने वाली बात है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द हिल काउंसिल्स एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। तो गवर्नमेंट ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया लद्दाख की डिमांड को, तो गवर्नमेंट ने बेसिकली हिल काउंसिल्स यहाँ पे बना रखी है। हिल काउंसिल्स जो है वो ADCs जो होती है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो होती है, उनसे बहुत कम पावर्स रखती है, बस मतलब नाम की बॉडीज है, छोटी मोटी पावर्स इनके पास है। लद्दाख के अंदर ये तो बनी हुई है बट लद्दाख वाले बोल रहे हैं कि हमें प्रॉपर ADC वाला या 6 शेड्यूल वाला प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। तो लद्दाख करंटली फंक्शंस थ्रू हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स इन ले एंड कारगिल क्रिएटेड अंडर 1977 लॉ। तो 1977 के अंदर हिल डेवलपमेंट काउंसिल से रिलेटेड एक लॉ पास किया गया था। हाउएवर दीज काउंसिल्स आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अंडर द 6th
शेड्यूल, तो मैंने आपको वो बताया था ना एनसीएससी एनसीएसटी के केस में, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, लेकिन बाकी सारे ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडीज है। तो ये जो हिल काउंसिल्स है दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दे आर स्टैट्यूटरी बॉडीज विथ वेरी लिमिटेड पावर्स। ठीक है, अब इनकी पावर्स की बात करें तो मेनली एक तो लोकल डेवलपमेंट का काम ये करवा सकते हैं और माइनर टैक्सेशन की पावर्स इनके पास होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू लैंड एंड रिसोर्स रिमेन अंडर द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो बेसिकली आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स देखते हैं, उसके अंडर ये सारे के सारे लैंड और रिसोर्सेज से रिलेटेड डिसीजंस लाई करते हैं। उसके बाद में 2019 के अंदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने रिकमेंड किया था कि 6 शेड्यूल का स्टेटस दे दिया जाए। काफी मिनिस्ट्री ने भी एनसीएसटी को सपोर्ट किया था, बट यूनियन गवर्नमेंट ने ये बोला कि 6 शेड्यूल जो है वो मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है, नॉर्दर्न स्टेट्स के लिए नहीं है। ठीक है, तो दैट वाज द सिनेरियो। इस वजह से केंद्र सरकार इनकी 6 शेड्यूल वाली डिमांड को मान नहीं रही है। तो दैट इज द हिल काउंसिल्स और द हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। अब स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ लद्दाख की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी बॉर्डर लगती है चाइना और पाकिस्तान दोनों से, और उसके अलावा ये एक सिक्योरिटी बफर भी है, क्योंकि हिमालयन रीजन है तो चाइना और पाकिस्तान यहां से अटैक नहीं कर सकते। तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लद्दाख को किसी ने कैप्चर कर लिया तो इंडिया के बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। इस वजह से इंडिया को अपना आर्मी डिप्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा हैवी रखना पड़ता है, यहाँ पे जो अगली लाइन के अंदर लिखा हुआ भी है। ड्यू टू बॉर्डर टेंशंस द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मेंटेन हैवी डिप्लॉयमेंट देयर बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। हिस्टोरिकली लद्दाख was part of ancient Silk Route connecting South and Central Asia, तो हिस्टोरिकल रेलेवेंस भी रही हुई है। सिल्क रूट के बारे में आपने सुना ही होगा। द रीजन इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज लाइक हेमेस, थिस्के एंड दिस्कित। ठीक है, तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज यहाँ पे देखो एक पिक्टोरियल डिपिक्शन लगा हुआ है, तो ये भी यहाँ पे काफी है। तो कल्चरली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है। मैनी पीपल बिलीव लद्दाख यूनिक कल्चर एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रिक्वायर स्ट्रॉन्गर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। तो ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, यहाँ पे बॉर्डर स्कार्मिशेस होते रहते हैं, और उसके अलावा ये कल्चरली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्गर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन या 6 शेड्यूल होना चाहिए, इस तरीके की डिमांड यहाँ के लोग करते रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ लद्दाख। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर लद्दाख वाला कॉन्सेप्ट, तो इसके अंदर हम सोनम वांगचुक के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। ही इज द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेस ऑफ दिस लद्दाख वाला मूवमेंट। ही इज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, एजुकेशन रिफॉर्मर एंड फाउंडर ऑफ सर्टेन एनजीओज लाइक SECMOL, और उसके अलावा हिमालयन इंस्टीट्यूट फॉर अल्टरनेटिव्स जो लद्दाख के अंदर बना हुआ है, HIAL जिसे कहते हैं। उसके अलावा स्कूल्स और बच्चों के एजुकेशन वगैरह के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। ठीक है, इन्होंने काफी इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स भी बनाए सच एज आइस स्तूपास एंड सोलर हीटेड टेंट फॉर द इंडियन आर्मी। वहां पे सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है ना, तो ये आइस स्तूपा का एक पिक्टोरियल डिपिक्शन है, और सोलर हीटेड टेंट भी इन्होंने इंडियन आर्मी वगैरह के लिए बनाए। उसके बाद में इनको रेमन मैग्सेसे से अवार्ड भी मिला हुआ है। ये बेसिकली एशियन नोबेल प्राइज इसे कहा जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है, जो इन्हें 2018 के अंदर मिला था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, दो प्रोटेस्ट एंड अवेयरनेस कैंपेन थ्रू प्रोटेस्ट एंड अवेयरनेस कैंपेन्स ही हैज हाइलाइटेड लद्दाख कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स। ठीक है, तो इन्होंने हाईलाइट किया लद्दाख के ये जो कंसर्न्स है जो हम पिछले काफी टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, हिज लीडरशिप हैज हेल्प्ड ब्रिंग नेशनल अटेंशन टू द डिमांड ऑफ स्टेटहुड एंड 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन। तो एक तो ये वो 3 इडियट्स मूवी की वजह से काफी पॉपुलर थे, और जनरली एक एनजीओ चलाने वाला इंसान, एक समाज सेवक इंसान इस तरीके के प्रोटेस्ट करेगा तो ऑब्वियसली बात है वो नेशनल हेडलाइन के अंदर आएगा। तो दैट इज द रोल ऑफ सोनम वांगचुक इन द केस ऑफ लद्दाख। ठीक है, वी आर बेसिकली डन एंड डस्टेड विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग द कोर्सेज दैट वी हैव लॉन्च्ड। तो क्लैटमैक्स ट्यूटोरियल्स हैज कम अप विद आवर ओन कोर्सेज। ठीक है, हम रेगुलर रोज ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करवाते हैं। वी हैव टॉप 5 NLU एलुमनाइज इन आवर टीम। ठीक है, काफी सारे NLU एलुमनाइज हमारी टीम के अंदर काम करते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट क्यूरेटेड कोर्सेज, पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप, आपका शेड्यूल वगैरह सारा हमारी जिम्मेदारी है। आपकी क्लासेस, आपकी किताबें, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब हमारी पूरी जिम्मेदारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लिया और हम आपको भूल गए, इस तरीके का सिनेरियो कोई बिल्कुल नहीं होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अफोर्डेबल प्राइसिंग। वी आर वेरी अफोर्डेबल इन द केस ऑफ प्राइसिंग। वी आर नॉट लाइक दैट कि भाई लाखों रुपए हम चार्ज कर रहे हैं। दैट विल नॉट बी द सिनेरियो एंड यू विल गेट full support till your CLAT 2027 and CLAT 2028 examinations. You can visit us on our website that is www.clatmax.com और contact number जो है that is 8690
90131220। उसके अलावा आप हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर जाके आपको क्लैट मैक्स टाइप करना है, CLATMAXX, आपको हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसके ऊपर बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस टुडे इज द ट्रांसजेंडर पर्संस अमेंडमेंट बिल 2026। तो बेसिकली हुआ क्या था, एक नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नाम से एक जजमेंट आया था, काफी लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर पर्संस होते हैं ना, ये काफी सारी सोशियो कल्चरल कम्युनिटीज भी है हमारे देश के अंदर, जैसे ऐसे नाम लेने तो नहीं चाहिए बट दीज थिंग्स एग्जिस्ट और हमें तो पढ़ना पड़ेगा बिकॉज वी आर लॉ स्टूडेंट्स और लॉ एस्पिरेंट्स, तो हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो कुछ ऐसी कम्युनिटीज हमारे देश के अंदर होती है, लाइक वी कॉल इट किन्नर, वी कॉल इट हिजरा, ठीक है, इस तरीके के नाम इनके लिए लिए जाते हैं। तो इनको पहली बार ट्रांसजेंडर पर्संस के रूप में रिकॉग्नाइज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट के अंदर। उसके बाद में एक लॉ पास होता है उसी जजमेंट के ऊपर बेस्ड, उसके अंदर सरकार ने कुछ अमेंडमेंट किए हैं। पहले वाले लॉ के अंदर जो ट्रांसजेंडर पर्सन है, मतलब कोई एक ऐसा इंसान है जो एक मेल के रूप में पैदा हुआ है बट कॉग्निटिवली, मतलब दिमाग से वो खुद को एक फीमेल की तरह आइडेंटिफाई करता है, तो दे कुड हैव गेन्ड सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसजेंडर कैटेगरी या फिर ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट हम जिसे कहते हैं, वो सर्टिफिकेट वो आराम से अचीव कर सकते थे या गेन कर सकते थे बाय दैट लॉ, ठीक है। अब उस लॉ को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट का ये आर्ग्यूमेंट है कि जो वेलफेयर स्कीम्स है वो प्रॉपरली जो लोग डिजर्व करते हैं, जो ट्रांसजेंडर पर्संस के लिए वेलफेयर स्कीम गवर्नमेंट चला रही है, तो वो डिजर्विंग लोगों तक पहुंच नहीं पा रही बिकॉज काफी सारे लोग ऐसे हैं जो फेक सर्टिफिकेट्स इसके बनवा रहे हैं, इसलिए मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह की जरूरत है। तो ये चीज भी काफी डिबेट के अंदर चल रहा था और लॉ का टॉपिक है प्रॉपर्ली, दैट मींस वी हैव टू रीड इट एंड ग्रैस्प इट एज वेल एज वी कैन, ठीक है। जितना अच्छे से हम इसे कर सकते हैं उतना अच्छे से हमें ये करना पड़ेगा। नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक, तो यहाँ पे शुरुआत में देखिए इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट रिसेंटली पास द ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 थ्रू अ वॉइस वोट इन राज्यसभा। तो राज्यसभा के अंदर एक वॉइस वोट करवाया गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं, जो भी फेवर में वो तो आए बोलते हैं और जो भी बेसिकली अगेंस्ट में वो नो पे बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से सिनेरियो चलता है, तो वॉइस वोट के थ्रू इसको पास करवा लिया गया राज्यसभा के अंदर, और बिल का नाम क्या है, ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026। उसके बाद में देखिए बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और इनके मिनिस्टर का नाम क्या है, वीरेंद्र कुमार, ठीक है। तो ये जो बिल है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और मिनिस्टर का नाम है, यूनियन मिनिस्टर का नाम वीरेंद्र कुमार। ये आपको याद रखना है जस्ट फॉर एमसीक्यू से, ठीक है, क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट स्टेटेड दैट लॉ एम्स टू प्रोटेक्ट पीपल फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू बायोलॉजिकल एंड जेंडर रिलेटेड कंडीशन। तो सरकार का ये आर्गुमेंट है कि ये जो लॉ है वो उन लोगों को जो ट्रांसजेंडर होने की वजह से या फिर थर्ड जेंडर होने की वजह से जो भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह फेस कर रहे हैं उनको एक तरीके से उस डिस्क्रिमिनेशन से बचाया जा सके और उनको वेलफेयर प्रोवाइड करवाया जा सके, ठीक है। द अमेंडमेंट चेंजेस द अर्लियर सिस्टम ऑफ जेंडर रिकॉग्निशन एंड इंट्रोड्यूसेस अ मोर मेडिकल एंड रेगुलेटेड प्रोसेस। तो पहले तो देखो ऐसे होता था पुराने लॉ के अंदर, जो हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस भी करेंगे प्रॉपर्ली। 2019 के लॉ के अंदर ऐसा होता था कि अगर किसी इंसान को ऐसे लगता है, भले ही वो कोई मेल बॉडी के अंदर पैदा हुआ हो बट ही आइडेंटिफाइज himself as a female, so they can basically obtain a सर्टिफिकेट ऑफ थर्ड जेंडर या फिर ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट आराम से मिल जाते थे। कोई मेडिकल और कोई रेगुलेशन इसके ऊपर नहीं था, मेडिकल प्रोसीजर भी नहीं था और कोई रेगुलेटरी प्रोसीजर भी इसके ऊपर नहीं थे, ठीक है। अब यहाँ पे इन चीजों को काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। द डिबेट अराउंड द बिल हैज बिकम इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द आइडेंटिटी रिकॉग्निशन एंड लीगल राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस, और नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की थीम के अगेंस्ट भी ये जजमेंट जा रहा है, ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, ठीक है। द लेजिस्लेशन हैज ट्रिगर्ड बोथ सपोर्ट एंड क्रिटिसिज्म अक्रॉस द कंट्री। तो कुछ लोग तो इस लेजिस्लेशन को सपोर्ट कर रहे हो, कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज 2019 एक्ट एंड द नालसा जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था जिसका जजमेंट डिलीवर किया था सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के अंदर, और 2019 के अंदर एक लॉ बना दिया गया। उस लॉ का नाम था ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट। तो इसी लॉ को गवर्नमेंट अमेंड करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या हुआ था और इस
उस लॉ के अंदर क्या था बेसिकली वो हम देखते हैं। तो अमेंडमेंट चेंजेस द फ्रेमवर्क क्रिएटेड अंडर द लास्ट एक्ट ऑफ 2019। फिर येलो फॉन्ट के अंदर आ जाते हैं द लॉ वाज बेस्ड ऑन नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के अंदर डिलीवर किया था। तो ये चीज एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकती है। उसके बाद में इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसजेंडर पर्सन एज थर्ड जेंडर एंड अपहेल्ड द राइट ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे देखो ट्रांसजेंडर पीपल को थर्ड जेंडर के रूप में आइडेंटिफाई किया गया, मेल फीमेल, और उसके बाद में एक थर्ड जेंडर भी बनाया गया इसी जजमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, जो मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं कि कोई इंसान अपने आप को कोई दूसरे जेंडर के रूप में आइडेंटिफाई कर रहा है किसी और जेंडर की बॉडी के अंदर होके, तो वो चीज अलाउड थी, ठीक है। अंडर द 2019 लॉ इंडिविजुअल्स कुड ऑब्टेन ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मतलब जिला कलेक्टर जो होता है, थ्रू अ सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। तो पहले ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स को अचीव करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, सिंपली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ये बताना पड़ता था और एक सिंपल प्रोसेस था जिसके थ्रू ये सर्टिफिकेट्स मिल जाते थे, ठीक है। नो मेडिकल एग्जामिनेशन और क्लिनिकल अप्रूवल वाज रिक्वायर्ड अंडर द अर्लियर फ्रेमवर्क। तो 2019 के लॉ के अंदर कोई भी क्लिनिकल अप्रूवल नहीं चाहिए, कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा। बट अब जो नया वाला लॉ आया उसके अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन को कंपलसरी कर दिया गया इन ऑर्डर टू गेन दीज सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो पहले वाले लॉ के अंदर लगभग 32,424 ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स इशू किए गए थे इंडिया के अंदर, ठीक है। अब तक मतलब 2019 में ये लॉ आया था, तो लगभग 7 साल हो गए इस कानून को आए हुए, और लगभग 34,424 ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स इशू ऑलरेडी करे जा चुके हैं, ठीक है। तो इन सर्टिफिकेट्स के ऊपर भी एक सवाल है कि अगर ये जो नया वाला अमेंडमेंट है, बिल है, अगर ये एक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, एक लॉ के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो अगर ये जो इन लोगों की बात करें जिन लोगों ने ऑलरेडी ये सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन कर लिया है, इन सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी रहेगी या नहीं रहेगी, और ये मेडिकल एग्जामिनेशन सही है या नहीं है, और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन वाला जो राइट है जिसको हम कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट से भी जोड़ सकते हैं, और नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर इसको रिकॉग्नाइज भी किया गया है, ये चीज वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने निकल के आते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द 2019 एक्ट एंड द नालसा जजमेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मेजर चेंजेस ऑफ द 2026 अमेंडमेंट। तो नालसा जजमेंट और पुराना वाला लॉ तो हमने देख ही लिया कि आप सिंपली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास या जिला कलेक्टर के पास जाओ और अपनी बात बताओ, और एक सिंपल प्रोसेस के थ्रू ट्रांसजेंडर आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस तरीके का सिनेरियो था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो अमेंडमेंट है ये कौन कौन से मेजर चेंजेस कर रहा है। तो ये जो अमेंडमेंट है ये रिमूव कर रहा है सेक्शन 4 क्लॉज 2 पुराने लॉ के, विच रिकॉग्नाइज सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी। तो पुराने लॉ का सेक्शन 4 क्लॉज 2 जो था वो सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करता था। मतलब कोई मान लो फीमेल है, शी बेसिकली फील्स दैट कि शी हैज लाइक मोर टेस्टोस्टेरोन देन एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ठीक है। तो एस्ट्रोजन कम है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, एंड शी आइडेंटिफाइज हरसेल्फ लाइक अ बॉय, ठीक है। वो अपने आप को एक लड़के के रूप में आइडेंटिफाई करती है। तो पहले क्या होता था कि सिंपल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके ये बात बता के सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया जा सकता था, बट यहां पे इस चीज को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, ठीक है। जेंडर आइडेंटिटी जो सेल्फ परसीव्ड होती है उसको हटा दिया गया है, और जो इसको रिकॉग्नाइज करता था पुराने लॉ के अंदर वो सेक्शन था 4 क्लॉज 2, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख लेना, ये पूछा जा सकता है। अर्लियर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस हैज नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय मैंडेटरी मेडिकल एग्जामिनेशन। तो पहले तो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के ऊपर चलता था सिनेरियो, डीएम को जाके बताओ और काम हो गया, बट अब एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो कंपलसरी होगा, ठीक है। एप्लीकेंट्स जिसको भी ट्रांसजेंडर आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए उनको अपीयर होना पड़ेगा बिफोर मेडिकल बोर्ड, ठीक है। एक मेडिकल बोर्ड बनेगा सरकारी डॉक्टर्स का, जिसको या तो चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिले का चीफ मेडिकल ऑफिसर हेड करेगा या फिर डेप्यूटी चीफ मेडिकल ऑफिसर हेड करेगा, ठीक है। एक मेडिकल बोर्ड बनेगा, सरकारी मेडिकल बोर्ड हर जिले के अंदर बनाया जाएगा, हु विल बी हेडेड बाय द टॉप नॉच मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मेडिकल बोर्ड क्या करेगा, दे विल एग्जामिन द एप्लीकेंट एंड रिकमेंड वेदर सर्टिफिकेट शुड बी इशूड और नॉट, ठीक है। तो ये मेडिकल बोर्ड के ऊपर आ गई पूरी बात, ये डिसाइड करेगी कि जो भी एप्लीकेंट है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। द गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट द अर्लियर डेफिनेशन वाज टू ब्रॉड एंड क्रिएटेड डिफिकल्टीज इन इंप्लीमेंटिंग वेलफेयर स्कीम्स एंड लीगल प्रोविजंस। तो गवर्नमेंट ने ये आर्ग्यू किया कि भाई पुराने वाले जो नालसा जजमेंट के प्रोविजंस थे और उसके अलावा 2019 का जो लॉ था वो इतने ज्यादा ब्रॉड थे कि बहुत सारे लोग इस तरीके के सर्टिफिकेशंस अचीव कर रहे थे या उनको रिसीव कर रहे थे, और उन सर्टिफिकेशंस की वजह से जो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम चलाई जाती है उनका फायदा उठाया जा रहा था, और जिन लोगों को सच में जरूरत है उनको वो वेलफेयर स्कीम्स नहीं मिल पा रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि लॉट ऑफ पीपल वाज मिसयूजिंग दैट, ठीक है। ये गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है। अब क्रिटिक्स क्या बोलते हैं, क्रिटिक्स बिलीव दिस of gender self determination given in the
टिक्स का ये मानना है कि नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ये जो अमेंडमेंट है उसके खिलाफ जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज द मेजर चेंजेस यही है कि पहले तो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन वाला सिनेरियो था, डीएम के पास जाओ बताओ और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा सरकारी डॉक्टर्स का, जिसको हेड किया जाएगा टॉप नॉच डॉक्टर्स और द टॉप नॉच मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और वो एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे और उस सर्टिफिकेट के हिसाब से, उस क्लिनिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल एग्जामिनेशन के हिसाब से ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। दीज आर द मेजर चेंजेस ऑफ 26 अमेंडमेंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज रिगार्डिंग नैरो डेफिनेशन एंड पीनल प्रोविजंस। तो अब इसकी डेफिनेशन जो है वो थोड़ी बहुत नैरो डाउन कर दी गई है, ठीक है, कि ट्रांसजेंडर या फिर थर्ड जेंडर एक्चुअली होता क्या है। इसकी डेफिनेशन को दो कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो द अमेंडमेंट नैरोज द लीगल डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस इनटू टू कैटेगरीज। तो एक तो वो है जो रिकॉग्नाइज सोशियो कल्चरल कम्युनिटीज है, जैसे हिजरा बोल सकते हैं, किन्नर बोल सकते हैं, उसके अलावा अरवानी होता है, जोगता होता है, इन्यूस होता है। दीज आर सर्टेन कैटेगरीज विच एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। आपने भी कभी ना कभी इन कैटेगरीज को देखा होगा, ठीक है। उसके बाद में अगला जो चीज है that is person having specific congenital biological variation। congenital biological variation का मतलब ये होता है बचपन से ही जिन लोगों के अंदर इस तरीके की वेरिएशंस है, बचपन से ही, मतलब अ पर्सन इज बीइंग बोर्न एज अ बॉय, ठीक है, बट ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज अ गर्ल, ठीक है। बचपन से अगर किसी के साथ ये सब हो रहा है, बायोलॉजिकल वेरिएशंस भी है, मतलब उनकी बॉडी के अंदर थोड़े बहुत रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो थोड़े से अलग तरीके से डेवलप हो रहे हैं, तो उनको इसके अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है। तो नैरो डाउन कर दिया गया कुल मिला के डेफिनेशन को। पहले तो पूरा सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के ऊपर था, पर अब गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि ये दोनों चीजें अगर किसी के साथ हो रही है, एक तो वो सोशियो कल्चरल कम्युनिटी जो सालों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है हमारे देश के अंदर, उनको ये सर्टिफिकेट मिल सकता है, या फिर जिनके पास कॉन्जेनिटल बायोलॉजिकल वेरिएशंस हो गए, मतलब थोड़े बहुत रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दूसरे जेंडर के हिसाब से अगर फंक्शन कर रहे हैं बचपन से ही या बायोलॉजिकली, तभी ये सर्टिफिकेट अटेन किए जा सकते हैं, ठीक है। द बिल also makes it compulsory for hospitals to report gender change surgery to the magistrate। तो जो भी हॉस्पिटल अगर कोई जेंडर चेंज सर्जरी कर रहा है, मेल को फीमेल बनाने वाली सर्जरी या फीमेल को मेल बनाने वाली सर्जरी, अगर कोई भी हॉस्पिटल कैरी आउट कर रहा है तो उस सर्जरी को रिपोर्ट करना पड़ेगा टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब डीएम, ठीक है। उसके बाद में एट द सेम टाइम द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूसेस स्ट्रिक्टर पनिशमेंट फॉर एक्सप्लॉइटेशन एंड ट्रैफिकिंग ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस। तो देखो जो ये ट्रांसजेंडर पर्संस होते हैं ना, इनसे भीख वगैरह बहुत ज्यादा मंगवाई जाती है हमारे देश के अंदर, ठीक है। इनके साथ एक्सप्लॉइटेशन भी होता है, डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, और इनकी ट्रैफिकिंग के मामले भी लगातार सामने आते रहते हैं, ठीक है। एक सिंडिकेट चलता है प्रॉपर इनसे रिलेटेड। तो इनको बचाने के लिए बेसिकली स्ट्रिक्टर पनिशमेंट इंट्रोड्यूस करी गई है। अगर कोई भी इन ट्रांसजेंडर्स को एक्सप्लॉइट करेगा या इनके ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो वैसे भी आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो एक फंडामेंटल राइट है उसके अंदर बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर उसको प्रोहिबिटेड कर रखा है हमारे फंडामेंटल राइट्स ने ही। उसके अलावा अगर इनको कोई एक्सप्लॉइट भी करेगा, भीख वगैरह मंगवाएगा, तो भी उसको स्ट्रिक्टर पनिशमेंट मिलेगी। ये भी एक चेंज किया गया है, बट सिर्फ इन लोगों के केस में, ठीक है। उसके बाद में किडनैपिंग और फोर्सिंग अडल्ट एंड चिल्ड्रन इनटू बैगिंग, बॉन्डेड लेबर और फॉल्स ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी नाउ अट्रैक्ट सीवियर पनिशमेंट। तो यहाँ पे अगर किसी को किडनैप कर लिया गया या फिर उनको भीख मांगने के लिए बोल दिया गया या फिर उनसे बंधुआ मजदूरी करवा ली गई या फिर किसी को फोर्सफुली ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी की तरफ अट्रैक्ट किया गया, तो सीवियर पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। सो दीज आर द नैरोज डेफिनेशन एंड द पीनल प्रोविजंस मतलब सजा मिलने वाले प्रावधान, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज वेलफेयर मेजर्स एंड जुडिशियल डेवलपमेंट्स। तो इसके अंदर हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम चलाती है और थोड़े बहुत पुराने जुडिशियल डेवलपमेंट्स भी देखेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स इन इंडिया have evolved through both court judgment and welfare schemes। आया था 2018 के अंदर, जब क्रैक 2019 हुआ था ना, उस टाइम पे बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर रहता था। तो इस केस के अंदर क्या हुआ था, आईपीसी का, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 377 जो बेसिकली सेम जेंडर फिजिकल रिलेशंस को क्रिमिनलाइज करता था, उसको हटा दिया गया था, ठीक है। उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को। अब तो आईपीसी को स्क्रैप करके बीएनएस बना दिया गया है। तो बेसिकली होमोसेक्सुअलिटी जो है ना हमारे देश के अंदर, वो अब एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ठीक है। सेम सेक्स
सेक्स मैरिज के ऊपर हमारे पास लॉ नहीं है, बट होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था इन द नवतेज सिंह जौहर केस ऑफ 2018 बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद में एक जेएनए कोसिक केस हुआ था 2025 के अंदर। उसके अंदर द कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड ओमिसिव डिस्क्रिमिनेशन एंड एम्फेसाइज्ड रीजनेबल अकोमोडेशन फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस। अब ये ओमिसिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ये एक नया टॉपिक हमारे सामने निकल के आ रहा है कि ओमिसिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। तो इसके अंदर बेसिकली आप कोई काम ना करके किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। जैसे जेंडर स्पेसिफिक टॉयलेट्स होने चाहिए स्कूल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर जेंडर स्पेसिफिक टॉयलेट्स होने चाहिए। अगर मान लो कोई होटल है वो सिर्फ सिंगल टॉयलेट बना रहा है, ठीक है, एक सिंगल टॉयलेट बना रहा है, वही मेल एक्सेस करते हैं, वही टॉयलेट जो है वो फीमेल्स एक्सेस करती है, तो यहाँ पे इट इज ओमिसिव डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फीमेल, इसको ओमिसिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाएगा। वहां पे कोई इंसान कोई काम ना करके किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा होता है। जैसे मेन और विमेन दोनों के लिए सेपरेट टॉयलेट्स बनाने चाहिए, ठीक है, सेपरेट वॉशरूम्स बनाने चाहिए, स्कूल्स को भी, उसके अलावा हॉस्पिटल्स को भी, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिसेज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इन सबको सेपरेट वॉशरूम्स बनाने चाहिए। लेकिन अगर कोई रेस्टोरेंट या होटल या फिर कोई स्कूल ऐसा नहीं कर रहा है, दैट मींस वो ओमिसिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ओमिशन का मतलब होता है कोई काम ना करना जो आप लीगली रिक्वायर्ड हो करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज ओमिसिव डिस्क्रिमिनेशन। इसको रिकॉग्नाइज किया गया जेएनए कोसिक केस के अंदर, 2025 के अंदर ये केस आया था, और ये बोला गया कि ट्रांसजेंडर पर्संस को भी रीजनेबल अकोमोडेशन देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ट्रांसजेंडर हो तो आपको किसी चीज के लिए मना कर दिया जाएगा। सपोज दैट देयर इज अ ट्रांसजेंडर पर्सन हु बेसिकली अटेम्प्ट्स द क्लैट वाला एग्जामिनेशन एंड क्लियर्स इट विद फ्लाइंग कलर्स। मतलब मान लो ऑल इंडिया रैंक 50 आ जाती है किसी ट्रांसजेंडर पर्सन की, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है एनएलएस बैंगलोर के अंदर एडमिशन मिलेगा, तो क्या एनएलएस बैंगलोर उसे एडमिशन के लिए मना कर सकता है? आंसर इज नो, बिकॉज दे आल्सो हैव गॉट सर्टेन राइट्स एंड दे आर सिटीजंस ऑफ आवर कंट्री। और एनएलएस बैंगलोर या एनएलयूज के अंदर एडमिशन के लिए क्या चाहिए होता है? क्लैट के अंदर रैंक चाहिए होती है। ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कोई इंसान मेल है, फीमेल है, या फिर कोई थर्ड जेंडर से वो बिलोंग करता है, ठीक है। सो दैट वाज द सुप्रीम कोर्ट स्टांस इन 2025 जेएन कोसिक केस, ठीक है। उसके बाद में द गवर्नमेंट आल्सो रन्स वेलफेयर प्रोग्राम सच एज स्माइल स्कीम, एक स्माइल नाम से स्कीम गवर्नमेंट चलाती है, और एक गरिमा गृह शेल्टर्स की भी स्कीम गवर्नमेंट चलाती है। मतलब अगर मान लो कोई भी ट्रांसजेंडर पर्सन हो, उसके पास अकोमोडेशन नहीं है, तो गरिमा गृह शेल्टर्स गवर्नमेंट चलाती है, उनके अंदर वो लोग जाके आराम से रह सकते हैं। उसके अलावा आयुष्मान ट्रांसजेंडर प्लस स्कीम भी चलती है। उसमें क्या होता है, ट्रांसजेंडर पर्संस को हेल्थ कवरेज मिलता है 5 लाख रुपए तक का, और जेंडर अफर्मिंग ट्रीटमेंट के भी इसके अंदर प्रोविजंस है। अगर मान लो कोई इंसान, मतलब सपोज दैट अ मेल आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज अ फीमेल और उनको जेंडर चेंज की सर्जरी करवानी है, तो आयुष्मान ट्रांसजेंडर प्लस स्कीम के अंडर क्या होगा, 5 लाख रुपए तक सरकार मदद करेगी उस ट्रीटमेंट के लिए या फिर उस ऑपरेशन के लिए या उस सर्जरी के लिए, ठीक है। सो दीज आर द वेलफेयर मेजर्स एंड जुडिशियल डेवलपमेंट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज क्रिटिसिज्म एंड कम्युनिटी कंसर्न्स। तो क्या क्या क्रिटिक्स बोल रहे हैं और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की क्या क्या कंसर्न्स है वो हम एक बार देखते हैं। तो मेनी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट एंड सिविल 2026 अमेंडमेंट, क्योंकि काफी लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिक आर्ग्यू कर रहे हैं कि कंपलसरी ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी एज अ मेडिकल कंडीशन, नॉट अ मैटर ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे इसको एक मेडिकल कंडीशन बना दिया गया है रेदर देन अ पर्सनल आइडेंटिटी। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का राइट किसी इंसान के पास होना चाहिए, वो एक मेडिकल कंडीशन नहीं है, वो एक बीमारी नहीं है, ठीक है। ये चीज क्रिटिक्स बोल रहे हैं। मैनी बिलीव द अमेंडमेंट गोज अगेंस्ट द नालसा रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। तो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 के अंदर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का जो राइट दिया गया था, उसको ये जो अमेंडमेंट है वो कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है। उसके बाद में कंसर्न्स हैव आल्सो बीन रेज्ड दैट जेंडर फ्लूइड पर्संस एंड पीपल आउटसाइड ट्रेडिंग में फेस एक्सक्लूजन। तो जेंडर फ्लूइड पर्सन का मतलब क्या होता है, कोई इंसान कभी कभी मेल की तरफ फील कर रहा होता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, कभी एस्ट्रोजन हाई हो जाता है, इस तरीके की कंडीशंस काफी लोगों के साथ होती रहती है, ठीक है। तो ये लोग, और उसके अलावा जो मतलब कई लोग जो ट्रेडिशनल ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज के बाहर है, उनको एक्सक्लूजन फेस करना पड़ेगा इस नए लॉ की वजह से, ठीक है। एक्टिविस्ट आर ऑल्सो वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ द सर्टिफिकेट्स। वो 32,424 सर्टिफिकेट पुराने लॉ के अंडर इशू कर दिए गए थे, उनकी लीगल वैलिडिटी रहेगी या नहीं रहेगी, या इन लोगों को भी वापस कंपलसरी मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा, ये सरकार ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। तो इसके ऊपर भी एक्टिविस्ट थोड़े बहुत वरीड है कि इन सर्टिफिकेट्स की लीगल वैलिडिटी रहेगी या नहीं रहेगी। उसके बाद में द कम्युनिटी fears that some strict penal provisions could be misused against transgender support groups and family
फैमिलीज हेल्पिंग ट्रांजिशनिंग इंडिविजुअल। तो कुछ लोगों को ये भी डर है कि ये जो स्ट्रिक्ट पीनल प्रोविजंस है उन लोगों को हार्म ना कर दे जो किसी ट्रांसजेंडर पर्सन को या फिर कोई ऐसा पर्सन जो खुद को ट्रांसजेंडर के रूप में आइडेंटिफाई कर रहा है उसको हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। हेल्प आउट करना कहीं सजा के रूप में ना समझ लिया जाए, ठीक है। सो दैट इज द क्रिटिसिज्म एंड द कम्युनिटी कंसर्न्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द न्यू टॉपिक, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज परमिटेड पैसिव यूथेनेशिया इन हरीश राणा केस। तो इस केस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। हरीश राणा एक इंसान है जो बेसिकली पिछले 12-13 साल से कोमा के अंदर थे। इनको बहुत ज्यादा बुरी हेड इंजरी हो गई थी। ही वाज ऑलमोस्ट ब्रेन डेड, ठीक है। कोई भी ऑर्गन ज्यादा अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे थे और मेडिकली इनकी स्थिति को सुधारना लगभग इम्पॉसिबल था, ठीक है। अब यूथेनेशिया का मतलब क्या होता है कि बेसिकली किसी इंसान को मेडिकल ट्रीटमेंट को रोक के या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा जान से मार देना, ठीक है। दैट इज यूथेनेशिया। इसके अंदर दो तरीके के यूथेनेशिया होते हैं। एक तो होता है एक्टिव। एक्टिव के अंदर तो ये होता है कि कोई इंसान जीना नहीं चाहता और मरना चाहता है और उसको मेडिकली मतलब बिना दर्द के मौत दे दी जाए, दैट इज एक्टिव यूथेनेशिया, जो इंडिया के अंदर अभी तक अलाउड नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ये तो बेसिकली सुसाइड ही है यार। उसके बाद में पैसिव यूथेनेशिया तब होता है कोई पेशेंट अगर ऐसी कंडीशन के अंदर आ गया कि वो रिकवरी नहीं कर सकता तो उसका जो आर्टिफिशियल मेडिकल सपोर्ट है उसको हटा दिया जाए ताकि वो आराम से मर सके, ठीक है। मतलब अगर उनकी कंडीशन सुधर ही नहीं सकती, कोई चांस ही नहीं है उनके सही होने का, तो उनको हॉस्पिटल के अंदर आर्टिफिशियल मेडिकल सपोर्ट के साथ जिंदा रख के भी क्या फायदा है। इस वजह से पैसिव यूथेनेशिया को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली परमिट कर दिया हरीश राणा नाम के एक इंसान के केस के अंदर। इसके अंदर एक अरुणा शॉनबॉग नाम का केस हुआ था, उनको अलाउ नहीं किया गया था। शी वाज इन कोमा फॉर समथिंग अराउंड लाइक 50 ऑड इयर्स, ठीक है। 50 साल तक वो एक नर्स थी, ठीक है। बेसिकली कोई बॉम्बे के अंदर किंग जॉर्ज हॉस्पिटल है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वहां पे वो नर्स थी और उनके साथ बहुत एक ब्रूटल रेप हुआ था और उनको बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया था और वो भी एक तरीके से कोमा में चली गई थी और लगभग 50 साल तक वो कोमा से बाहर ही नहीं आ पाई एंड शी डाइड इन अ वेरी पेनफुल मैनर और उनको यूथेनेशिया अलाउ नहीं किया गया था। उन्होंने कई बार एप्लीकेशन लगाई थी यूथेनेशिया की कि यार सही तो हो नहीं पा रही, ठीक है। उनके बिहाफ पे काफी लोगों ने एप्लीकेशन लगाई थी कि सही तो हो नहीं पा रही और हॉस्पिटल के अंदर इनका जो पेन है वो ही बढ़ रहा है बेसिकली, ठीक है। इनको कोई फायदा तो हो नहीं रहा उस मेडिकल ट्रीटमेंट का। तो यहाँ पे पैसिव यूथेनेशिया का मतलब वो इंसान जो सही नहीं हो सकता या फिर उसके चांसेस नहीं है सही होने के, उनको मरने की परमिशन दे दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया अलाउ किया इन द हरीश राणा केस, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट डिसीजन की बात करते हैं। तो ऑन 11th of March 2026 द सुप्रीम कोर्ट अलाउड डॉक्टर्स टू स्टॉप द लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट फॉर हरीश राणा, ठीक है। हरीश राणा नाम की एक इंसान है, उनका लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट रोकने के लिए अलाउ कर दिया डॉक्टर्स को सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। 11 मार्च 2026 को ये जजमेंट बेसिकली डिलीवर किया गया। अब ये जजमेंट किसने डिलीवर किया? पहले है जस्टिस जेबी पारदीवाला और दूसरे है जस्टिस केवी विश्वनाथन। तो ये जो जस्टिस जेबी पारदीवाला है इनका नाम आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है ना सुप्रीम कोर्ट ने, उस केस के अंदर भी इन्होंने ही जजमेंट दिया था, जस्टिस जेबी पारदीवाला ने, ठीक है। इनका नाम थोड़ा सा याद रख लेना। और दूसरे जज थे जस्टिस केवी विश्वनाथन, ठीक है। उसके बाद में हरीश राणा हैड रिमेन्ड अनकॉन्शियस फॉर नियरली 13 इयर्स आफ्टर सफरिंग अ सीरियस हेड इंजरी इन 2013, ठीक है। इनको सीरियस हेड इंजरीज हुई थी 2013 से और तब से ये अनकॉन्शियस ही थे, मतलब बेहोश ही थे, इनको बिल्कुल होश ही नहीं आया। द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कीपिंग हिम अलाइव थ्रू मेडिकल सपोर्ट वाज नो लॉन्गर हेल्पिंग हिज कंडीशन। मतलब इनको जिंदा रख के भी आर्टिफिशियल मेडिकल सपोर्ट या वेंटिलेटर्स के थ्रू इनको जिंदा रख के भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, इनकी कंडीशन के अंदर कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है। दिस बिकेम द फर्स्ट रियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज पैसिव यूथेनेशिया फ्रेमवर्क फॉर अ स्पेसिफिक पेशेंट, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ऐसा फ्रेमवर्क जरूर था, मतलब सुप्रीम कोर्ट डिस्कस कर रहा था, बट पहली बार किसी पेशेंट के लिए इसे इंप्लीमेंट किया गया, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देयरफॉर द जजमेंट इज कंसीडर्ड अ स्टेप इन राइट टू डाई विद डिग्निटी डिबेट इन इंडिया। तो राइट टू लाइफ को ही हम फर्दर एलोबरेट कर सकते हैं, राइट टू डाई विद डिग्निटी के अंदर, या फिर प्रॉपर फनरल मिलना चाहिए। कोई भी इंसान जैसे अजमल आमिर कसाब को जो फांसी पे टांगा गया था या फांसी पे लटकाया गया था, तो उनका भी फ्यूनरल मुस्लिम ट्रेडिशन, उसका भी फ्यूनरल, उनका नहीं बोलूंगा मैं उसको, तो ठीक है, उसका भी फ्यूनरल बेसिकली एक पाकिस्तानी टेररिस्ट था वो, उसका भी फ्यूनरल प्रॉपर मुस्लिम ट्रेडिशंस के हिसाब से किया गया था। तो राइट टू डाई विद डिग्निटी और उसके बाद में प्रॉपर फ्यूनरल के राइट्स लोगों के पास होते हैं, ऑल्दो ये अनरिकॉग्नाइज्ड है, बट दीज राइट्स डू एग्जिस्ट, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो रिगार्डिंग लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। पहली बार देश के अंदर किसी पेशेंट के ऊपर
या पेशेंट को अलाउ किया गया फॉर द पैसिव यूथेनेशिया, ठीक है। उसके बाद में अगली चीज हम देखते हैं मेडिकल कंडीशन एंड लीगल जर्नी ऑफ हरीश राणा। तो देखो मेडिकल कंडीशन की अगर बात करें तो इनको एक सीवियर ब्रेन इंजरी हुई थी 2013 के अंदर। ये कहीं हाइट से गिर गए थे, मतलब काफी ऊंची हाइट से नीचे गिर गए थे और सिर पे इंजरी हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में देन ही रिमेन्ड इन अ परमानेंट अनकॉन्शियस कंडीशन एंड कुड नॉट मूव एंड रिस्पॉन्ड नॉर्मली, ठीक है। तो परमानेंट अनकॉन्शियस कंडीशन के अंदर ये चले गए थे, ना तो ये रिस्पॉन्ड कर पा रहे थे, ना ही मूव कर पा रहे थे। अब इनके पापा ने, इनके फादर ने अप्रोच किया दिल्ली हाईकोर्ट को 2024 के अंदर कि लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाए और उनके बेटे को पीसफुली मरने दिया जाए, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल भी हेल्प आउट नहीं कर रहा है। हाउएवर द दिल्ली हाईकोर्ट रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट बिकॉज ही वाज स्टिल नॉट ऑफिशियली क्लासिफाइड एज टर्मिनली इल। टर्मिनली इल का मतलब क्या होता है? जिनका रिकवर होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो टर्मिनली इल पेशेंट के रूप में अभी तक इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, इस वजह से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकी इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद में ये सुप्रीम कोर्ट गए अपील फाइल करने, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट मेडिकल बोर्ड की कमेटी बनाई और इनकी कंडीशन को एग्जामिन करने का बोला। और डॉक्टर ने क्या बताया, जो भी मेडिकल बोर्ड था, कि देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी एंड हिज कंडीशन वाज इरिवर्सिबल। मतलब कोई भी चांसेस नहीं है हरीश राणा की रिकवरी के, और इनकी जो कंडीशन है वो इरिवर्सिबल है। और जो आर्टिफिशियल मेडिकल सपोर्ट से इनको जिंदा रखा जा रहा है वो इनका पेन ही बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं कोई फायदा तो दे नहीं रहा, ठीक है। सो दैट इज द मेडिकल कंडीशन एंड द लीगल जर्नी। पहले दिल्ली हाईकोर्ट गए थे, दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्टर्स की टीम बनाई और डॉक्टर्स की टीम ने सुप्रीम कोर्ट को ये जो लास्ट पैराग्राफ या फिर लास्ट पॉइंटर के अंदर लिखा हुआ है ये वाली चीज बताई, ठीक है। अब अगली चीज हम देखते हैं इसके अंदर अगला डेवलपमेंट क्या होता है, दैट इज पैसिव यूथेनेशिया एंड CANH। ये कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है, यहाँ पे हम यूथेनेशिया देखेंगे दोनों तरीके के, और CANH क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट क्लियरली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली कॉजिंग अ पर्सन्स डेथ विच इज स्टिल इलीगल इन इंडिया। मतलब बेसिकली मर्डर नहीं होता। यहाँ पे कोई इंसान है, मान लो वो जीना ही नहीं चाहता है, जैसे कोई इंसान है जिसके मान लो मम्मी पापा बहन और 2 बहनें हैं, ठीक है। मदर फादर एंड 2 सिस्टर्स आर देयर, ऑल ऑफ देम डाइड बाई एन एक्सीडेंट या फिर कोविड की वजह से उन सब की डेथ हो जाती है, पूरी फैमिली की डेथ हो गई। अब वो बेचारा अकेला ऐसा सोचता है मैं अपनी जिंदगी कैसे निकालूंगा, और मान लो उसने एक्टिव यूथेनेशिया के लिए अप्लाई कर दिया कि मैं अब जीना नहीं चाहता, ना तो मेरे को सुसाइड करना और ना ही मैं जीना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक्टिव यूथेनेशिया ये ऐसा होता है कि मेडिकली किसी इंसान को स्लो डेथ दे दी जाए, ठीक है। ये अभी तक इंडिया के अंदर इलीगल और इलीगल ही होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से सुसाइड ज्यादा लगता है और यूथेनेशिया कम लगता है। उसके बाद में आता है पैसिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल मेडिकल सपोर्ट को स्टॉप कर दिया जाए और नेचुरल डेथ को कॉज करवा दिया जाए। अगर कोई मान लो ऐसा पेशेंट है जो सिर्फ आर्टिफिशियल मेडिकल सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, उसके उस सपोर्ट को हटा दिया जाए ताकि वो आराम से मर सके। और ये जनरली टर्मिनली इल पेशेंट के केस में होता है जो कभी रिकवर नहीं हो सकते, ठीक है। द कोर्ट ऑल्सो डिस्कस CANH विच मीन्स क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फीडिंग ट्यूब्स के थ्रू लोगों को न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है ऐसे पेशेंट्स को, क्योंकि जो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा वो खाना कैसे खाएगा, समझ रहे हो। तो इनको मेडिकल ट्यूब्स के थ्रू खाना खिलाया जाता है और इस प्रोसेस को क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन कहा जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म बैठता है CANH, ठीक है। तो इसको भी डिस्कस किया। द जजेस रूल्ड दैट CANH इज अ फॉर्म ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी फूड और केयर, ठीक है। तो इसको अपन नॉर्मल फूड और केयर के अंदर नहीं डाल सकते, इसको मेडिकल ट्रीटमेंट ही माना जाता है। देयरफॉर स्टॉपिंग CANH लीगली कम्स अंडर पैसिव यूथेनेशिया इन इंडिया। इस वजह से CANH को स्टॉप करना पैसिव यूथेनेशिया की कैटेगरी के अंदर आता है। अब कोर्ट की रीजनिंग और डायरेक्शंस क्या क्या है, क्या रीजनिंग दी बिहाइंड द जजमेंट कि भाई कैसे इन्होंने अलाउ कर दिया, आज तक तो अलाउ किया नहीं था किसी भी पेशेंट को यूथेनेशिया के लिए। तो मेडिकल बोर्ड इन्फॉर्म द कोर्ट दैट हरीश राणा हैड नो अवेयरनेस ऑफ हिज सराउंडिंग्स। तो जो मेडिकल बोर्ड, सरकारी मेडिकल बोर्ड इन्होंने बनाया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भाई उसको कोई खबर नहीं है अपने आसपास के सराउंडिंग्स की। उसके बाद में बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट प्रिंसिपल कोर्ट ने अप्लाई किया और ये जजमेंट डिलीवर किया कि मतलब पेशेंट का बेस्ट इंटरेस्ट क्या है। यहाँ पे तो बेस्ट इंटरेस्ट यही है कि उस इंसान को पीसफुली मरने दिया जाए, क्योंकि ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो उनकी तकलीफ को कम करने की बजाय बढ़ा रहा है, ठीक है। इट स्टेटेड दैट कंटिन्यूइंग आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट वुड ओनली प्रोलॉन्ग द सफरिंग विदाउट मेडिकल बेनिफिट। कोई मेडिकल बेनिफिट तो होना नहीं है और जो सफरिंग हो रही है वो बढ़ती ही जाएगी, कोई फायदा तो इसके अंदर हो नहीं रहा। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रिमूव्ड द नॉर्मल 30-day वेटिंग पीरियड फॉलोड इन सच केसेस।
जनरली 30 दिन का एक वेटिंग पीरियड होता है, उसको भी हटा दिया गया हरीश राणा के केस में। एम्स वाज डायरेक्टेड टू एडमिट राणा इनटू अ पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट फॉर एंड ऑफ लाइफ केयर, ताकि इनकी मौत हो सके विदाउट एनी पेन, ठीक है। उसके बाद में द जजमेंट हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ डिग्निटी, कंपैशन एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट्स। सो दैट इज द सिनेरियो रिगार्डिंग कोर्ट्स रीजनिंग एंड डायरेक्शंस। अब इंपॉर्टेंट अर्लियर जजमेंट्स हम फटाफट नजर मार लेते हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है वैसे। तो एक ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 का केस था। इसके अंदर डिग्निफाइड डेथ का राइट आर्टिकल 21 के अंदर आएगा, इस तरीके के डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट ने किए थे। उसके बाद में अरुणा शॉनबॉग, जिनका डिस्कशन में कर चुका हूं, इनके केस में पैसिव यूथेनेशिया को रिकॉग्नाइज जरूर किया गया था पर अलाउ नहीं किया गया था। उसके बाद में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ। इसमें पैसिव यूथेनेशिया को लीगली रिकॉग्नाइज किया गया, लिविंग विल्स को लीगली रिकॉग्नाइज किया गया, बट द सीन वाज दैट किसी पेशेंट के ऊपर जब ये पहली बार लगा वो हरीश राणा का केस ही है, ठीक है। 2023 के अंदर 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट सिंप्लीफाइड द मेडिकल बोर्ड प्रोसेस इन सच केसेस एज वेल, ठीक है। सो वी आर डन एंड डस्टेड विद दिस हरीश राणा केस एंड द पैसिव यूथेनेशिया one. Now the last topic of today's lecture, that is कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ये दो स्टेट्स है, इन्होंने माइनर्स के लिए सोशल मीडिया बैन लगा दिया है। तो यहाँ पे ये एक फेडरल स्ट्रक्चर का भी इशू आ जाता है, बिकॉज 7 शेड्यूल के अंदर बेसिकली लिस्ट बनी हुई है, स्टेट लिस्ट, जिसके ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट फैसला ले सकती है। उसके अलावा यूनियन लिस्ट होती है, इसके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला ले सकती है। एंड फाइनली एक कंकरेंट लिस्ट होती है, जिसपे दोनों सरकारों का पावर होता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, मतलब आईटी जो है और डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। और कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स ने जो ये डिसीजंस लिए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि ये इनकी पावर्स के बाहर है, ठीक है। तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स, कर्नाटका के सीएम सिद्धारमैया और उसके बाद में आंध्र प्रदेश के सीएम नारा चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने बेसिकली क्या किया, ये मतलब सोशल मीडिया बैन लगाने की बात करी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, और जो फेडरल डिबेट चल रही है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टांस है उसको हम एक बार देखते हैं, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया जी, उन्होंने अनाउंस किया अ प्रपोज बैन ऑन सोशल मीडिया यूज फॉर चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स, ठीक है। तो सीएम सिद्धारमैया जो कर्नाटका के सीएम है, इन्होंने बोल दिया 16 साल के नीचे के बच्चों को सोशल मीडिया नहीं चलाना, इस तरीके का बैन लगाने की हम तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद में नारा चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने 13 साल से नीचे के बच्चों के ऊपर इस तरीके के बैन लगाने या इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात कर दी, ठीक है। अब नारा चंद्रबाबू नायडू जो है वो बेसिकली 16 सीटें रखते हैं लोकसभा के अंदर, 16 सीट्स आर देयर इन लोकसभा, और दे आर अ मेजर पार्ट ऑफ एनडीए जिसकी सरकार चल रही है ना फिलहाल देश के अंदर। तो ये जो एन चंद्रबाबू नायडू है, इनके 16 सांसद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केंद्र सरकार के चलने के लिए, क्योंकि बीजेपी के पास फिलहाल केंद्र में सरकार चलाने जितने नंबर्स नहीं है, उनको बाकियों से सपोर्ट लेना पड़ रहा है। एंड ही इज अ मेजर सपोर्टर। बीजेपी हैज 240 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और 16 सीटें ये उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तभी वो 272 के मार्क को टच कर पा रहा है। नीतीश कुमार भी है, पवन कल्याण भी है, जिनके पास 5 है। उसके अलावा लॉट मेनी लीडर्स आर देयर। तो एनडीए का नंबर लगभग ऐसे 300 के आसपास बैठ जाता है, पर बीजेपी के पास 240 ही है। तो नारा चंद्रबाबू नायडू को ज्यादा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट बोल नहीं सकती, क्योंकि भाई ये सीटें है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज द सिनेरियो। उसके बाद में दीज अनाउंसमेंट आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग ग्लोबल ट्रेंड टू रेगुलेट चिल्ड्रंस एक्सेस टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो दुनिया के अंदर ही बच्चों का जो ये एडिक्शन है सोशल मीडिया का, उसको रोकने के लिए दुनिया भर में ये ट्रेंड चल रहा है। तो उसी को ये दोनों साउथ इंडियन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स फॉलो कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली लीगली इंप्लीमेंट कर दिया था ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को, ठीक है, एक ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और ये पहली कंट्री बनी जो इसको लीगली इंप्लीमेंट कर पाई है। जो माइनर्स का सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शन वाला सिनेरियो है ना, इसको इंप्लीमेंट करने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया बना, ठीक है। उसके बाद में कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया एंड फ्रांस आर ऑल्सो सपोर्टिंग स्ट्रिक्टर ऑनलाइन सेफ्टी रूल्स फॉर माइनर्स। तो ये ग्लोबल ट्रेंड ही चल रहा है। गवर्नमेंट्स आर मेनली कंसर्न्ड अबाउट डिजिटल एडिक्शन। बच्चों के अंदर तो बहुत ज्यादा ही होता है, क्योंकि छोटे बच्चे समझने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती ना जितनी अडल्ट्स के अंदर होती है, कि भाई किस तरीके से सोशल मीडिया को यूज करना चाहिए और कितना यूज करना चाहिए, और स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए। काफी सारी बच्चों की ये प्रॉब्लम्स होती है कि उनका जो स्क्रीन टाइम है वो 8-8 10-10 घंटे चला जाता है दिन में, ठीक है। 10 घंटे वो फोन ही चलाते रहते हैं, और उसके अंदर 5 घंटे इंस्टाग्राम, 3 घंटे स्नैपचैट, इस तरीके की चीजें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंसर्न है अबाउट डिजिटल एडिक्शन। साइबर बुलिंग भी हो सकती है, क्योंकि बच्चे हैं उनको पता नहीं है, उनके साथ साइबर बुलिंग भी हो सकती है, हार्मफुल कंटेंट उनको सर्व किया जा सकता है, और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। लगातार फोन के अंदर ही चिपके रहोगे, बाहर की दुनिया को देखोगे नहीं, उससे आपका कोई
जुड़ाव ही नहीं है तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है ऐसे बच्चों को, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के कंसर्न है, इस वजह से इस तरीके के बैन वगैरह लगाए जा रहे हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर नहीं है, ये जो पावर है वो यूनियन लिस्ट के अंदर आती है। तो इस वजह से ये एक डिबेटेबल इशू बन गया और भारत सरकार भी इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन हार्ड एंड फास्ट वो कोई ऐसा रूल नहीं निकालना चाहते जो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, ठीक है। क्योंकि नेपाल के अंदर वहां की सरकार ने ऐसा कोई रूल निकाला था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया था, और वहां पे क्या हुआ था इस चीज को तो सब जानते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कोई वायलेंट प्रोटेस्ट के अंदर ना कन्वर्ट हो जाए, तो इस तरीके की चीजें भी गवर्नमेंट थोड़ा मेक श्योर कर रही है, ठीक है, कि एक पॉलिसी निकाली जाए बट प्रॉपर्ली देख के निकाली जाए, ठीक है। सो दैट्स द सिनेरियो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फेडरल इश्यूज। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हम देखें तो देखो, प्रपोज स्टेट लेवल बैन फेस मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रैक्टिकल चैलेंजेस इन इंडिया, क्योंकि यूनियन लिस्ट के एंट्री 31 के अंदर इंटरनेट एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज आती है, ठीक है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। तो इस वजह से स्टेट्स कैन नॉट इंडिपेंडेंटली रेगुलेट नेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विदाउट कॉपरेशन फ्रॉम द सेंटर। तो ये चीज जो है वो एंट्री 31 ऑफ यूनियन लिस्ट, शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो पावर्स को डिवाइड करता है, उसके अंडर एक यूनियन लिस्ट बनी हुई है, और उसकी जो 31st एंट्री है वो बेसिकली ये चीज यूनियन गवर्नमेंट के अंडर डालती है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने आप ऐसा कर नहीं सकती। डिफरेंट एज लिमिट्स प्रपोज बाय डिफरेंट स्टेट्स में आल्सो क्रिएट कंफ्यूजन फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। कोई वीपीएन लगा के यूज कर ले वो भी एक अलग चीज हो सकती है, ठीक है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी पता नहीं, अब बेसिकली कर्नाटका कह रहा है 16 साल तक के बच्चों के लिए रोकना है, आंध्र प्रदेश कह रहा है 13 साल तक के बच्चों के लिए रोकना है। तो बेसिकली कैसे इंस्टाग्राम को मतलब आप अगर इंस्टा आईडी बना रहे हो तो आधार कार्ड वगैरह थोड़ी दोगे यार, अपना ड्राइविंग लाइसेंस थोड़ी दोगे उन्हें, इतना टिपिकल डेटा थोड़ी दिया जाता है। मेनली ईमेल वगैरह के साथ कोई लॉगिन कर लेगा, और जो अपनी एज है उसको फ्रॉड भी किया जा सकता है, फेक भी किया जा सकता है बहुत आराम से, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है अलग अलग एज और अलग अलग स्टेट्स के अंदर। तो इन कंपनीज के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑपरेट करना, ठीक है। इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर डिवाइड्स पावर थ्रू आर्टिकल 246 एंड 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसके अंदर स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और उसके बाद में फाइनली कंकरेंट लिस्ट बनी हुई है। उसके बाद में 248 आर्टिकल जो है इसके अंडर रेसिडरी पावर्स है। रेसिडरी पावर्स वैसे तो प्रेसिडेंट के पास होती है, बट प्रेसिडेंट जो है वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के एडवाइस के ऊपर ही काम करते हैं। तो पार्लियामेंट को ही एक तरीके से रेसिडरी पावर मिली हुई है उन एरियाज के ऊपर जो एकदम नए होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर कोई लॉ नहीं होता या फिर वो किसी भी लिस्ट के अंदर एंट्री के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे यूनियन लिस्ट में भी नहीं है, स्टेट लिस्ट में भी नहीं है, कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है। तो वहां पे उस चीज के ऊपर फैसला लेने की पावर रेसिडरी पावर कहलाती है, जो बेसिकली राष्ट्रपति के पास होती है। और राष्ट्रपति किसके एडवाइस के ऊपर काम करते हैं? सरकार के एडवाइस के ऊपर काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पावर पार्लियामेंट के पास ही होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होती है, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फेडरल इश्यूज। फेडरल इश्यूज के अंदर ये आ रहा है कि यूनियन लिस्ट के एंट्री 31 के अंदर होने की वजह से इस चीज को स्टेट जो है वो रेगुलेट नहीं कर सकते, और हर स्टेट के अंदर अलग अलग एज अगर होगी तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए भी ऑपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन, इनका क्या स्टांस है ये हम देख लेते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट हैज कंफर्म्ड दैट डिस्कशंस आर ऑलरेडी टेकिंग प्लेस फॉर सोशल मीडिया विद सोशल मीडिया कंपनीज रिगार्डिंग एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया कंपनीज के साथ गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है, और एक पॉलिसी हम जल्दी ही बनाने वाले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है, ठीक है। यूनियन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इनका नाम आपको याद रखना है, ही स्टेटेड दैट सेंटर इज स्टडीइंग द इशू केयरफुली बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एनी पॉलिसी। मतलब प्रॉपर्ली ध्यान देके और अच्छे से उसके ऊपर रिसर्च करके हम पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे। ऐसे नहीं कि हार्ड एंड फास्ट हम बिना सोचे समझे कोई पॉलिसी निकाल दे। ये आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है, ठीक है। अब 2025-2026 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था इसके अंदर भी हाईलाइट किया गया था कंसर्न्स रिगार्डिंग एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एंड डिजिटल एडिक्शन अमंग द चिल्ड्रन। तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ऑलरेडी कह चुका है कि बच्चों के अंदर डिजिटल एडिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, साइबर बुलिंग तरीके टाइप की चीजें उनके साथ हो रही है, और जो ओवर स्क्रीन टाइम है, मतलब 8-8 10-10 घंटे का स्क्रीन टाइम है, वो कहीं ना कहीं बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया गया है। इट रिकमेंडेड, द इकोनॉमिक सर्वे रिकमेंडेड स्टेप्स सच एज यूज
ऑफ एजुकेशन फोकस डिजिटल डिवाइसेस, जैसे एक Amazon Kindle नाम का डिवाइस आया करता था, कुछ साल पहले तक तो पॉपुलर था, आजकल तो इतना देखने के अंदर नहीं मिलता। तो वो 8-10 हजार रुपए का आता था, उसके अंदर सिर्फ किताबें पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वो एजुकेशन फोकस डिजिटल डिवाइस था और वो आंखों के ऊपर भी ज्यादा ऐसे हार्श नहीं था। इट वॉज जस्ट लाइक रीडिंग अ बुक। इस तरीके की एक टैबलेट आया करती थी, Amazon Kindle उसे कहते थे, ठीक है। तो एजुकेशन फोकस डिजिटल डिवाइसेस बच्चों को दिए जाए इन प्लेस ऑफ स्मार्टफोन्स, इस तरीके की बातें भी चल रही है, या ऐसे रिकमेंडेशन भी इकोनॉमिक सर्वे की तरफ से आया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज करंटली ऑब्जर्विंग before taking final legislative actions. Therefore, India may eventually move towards a common national framework for online child safety. एक ऑब्जर्विंग कैपेसिटी के ऊपर है, देख रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और डिस्कशंस लगातार किए जा रहे हैं, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना तो इन्हें मना किया ना ही हाँ किया, और संविधान जो है वो मना करता है तो अल्टीमेटली हाई कोर्ट के अंदर कोई ना कोई चैलेंज कर देगा और हाई कोर्ट इन बैन को मना कर देगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी ज्यादा इसके ऊपर मतलब चह नहीं कर रही है, ठीक है। अगर नारा चंद्रबाबू नायडू को मना करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिक्कत साफ साफ आ सकती है। तो इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चुप ही रहना पसंद कर रही है। और कर्नाटक के अंदर भी बेसिकली ऑपोजिशन की सरकार है, तो ऐसा कई बार आरोप लगते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि आप ऑपोजिशन को सप्रेस कर रहे हो। तो सिद्धरामैया साहब के डिसीजन को अगर चैलेंज किया गया तो ऐसे बोला जाएगा कि भाई आप ऑपोजिशन पार्टीज के डिसीजन को सप्रेस कर रहे हो। और उसके अलावा अगर नारा चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कुछ बोल दिया गया तो उनके एमपीज अगर साइड चले गए तो केंद्र सरकार को दिक्कत हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट आराम से अपना एक ऑब्जर्वर स्टेटस बना के बैठी है, ज्यादा लोड नहीं ले रही, ठीक है। तो दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड क्रिटिसिज्म। तो देखो इसका ये जो बैन है इसके क्रिटिसिज्म भी हो रहे हैं, जैसे एक कुछ डिजिटल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है सच एज इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन IFF, इन्होंने ये जो ब्लैंकेट बैन लग रहा है इनको क्रिटिसाइज किया है। क्रिटिक्स का आर्गुमेंट क्या है कि सच रिस्ट्रिक्शन में वायलेट द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज E के अंडर। दे से रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेट एक्सेस मस्ट सेटिस्फाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो आर्टिकल 19 के अंदर हमें बहुत सारी फ्रीडम्स मिली हुई है, बट दीज फ्रीडम्स आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अब ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है ये एक लिमिट तक लगाए जा सकते हैं, और यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो ब्लैंकेट बैन कर्नाटका और आंध्र प्रदेश ने लगाए हैं या फिर प्रपोज किए जा रहे हैं वो इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का वॉयलेशन है या फिर उनसे ऊपर जा रहे हैं ये, ठीक है। एक्टिविस्ट ऑल्सो फियर दैट दीज डिवाइड इन कंजर्वेटिव फैमिलीज, ठीक है। उसके अलावा मैनी एक्सपर्ट regulated and safe internet use instead of complete prohibition, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि सेफ इंटरनेट यूज बच्चों के अंदर प्रमोट किया जाए और रेगुलेटेड इंटरनेट यूज को प्रमोट किया जाए रेदर देन बेसिकली प्रोहिबिटिंग देम कंप्लीटली। अगर प्रोहिबिट किया जाएगा तो बच्चा सीखेगा कैसे यार, इंटरनेट सीखना भी तो पड़ता है क्योंकि आने वाला जमाना तो इंटरनेट का ही है, AI का ही जमाना है, तो सीखना भी तो पड़ता है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चे इसको प्रॉपर्ली यूज करें, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो, और प्रॉपर्ली यूज करने के लिए कम उम्र में सीखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होगा बच्चा 18 साल का होकर पहली बार इंटरनेट चलाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्रिटिसिज्म भी इसको फेस करना पड़ रहा है। अब एग्जिस्टिंग डिजिटल लॉज की बात करते हैं, विच इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर। तो इंडिया ऑलरेडी रेगुलेट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थ्रू BNS, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। सेक्शन 296, 299, 300 ऑफ BNS डील विद ऑप्शंस कंटेंट एंड एक्ट्स अफेक्टिंग रिलीजियस हार्मनी, ठीक है। तो ये IPC के अंदर भी थे, वो सिद्धू मूसेवाला का एक गाना बना हुआ है 295 नाम से, ठीक है। तो वो 295 इज बेसिकली सेक्शन 295 ऑफ इंडियन पीनल कोड, उसके ऊपर वो गाना बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रोविजंस हमारे पास है कि जो भी कंटेंट ऑनलाइन कंटेंट रिलीजियस हार्मनी को या फिर प्रमोट करेगा, रिलीजियस हार्मनी को डिमोट करेगा, प्रमोट नहीं, या फिर ऑप्शंस ऑनलाइन कंटेंट को पोस्ट करेगा तो उनको टेक डाउन किया जा सकता है। BNS के अंदर लिखा हुआ और सजा के प्रोविजन भी लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में IT एक्ट कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू साइबर क्राइम, प्राइवेसी वायलेशन, ब्लॉकिंग हार्मफुल डिजिटल कंटेंट। IT रूल्स ऑफ 2021 आल्सो रिक्वायर सोशल मीडिया कंपनीज टू रिमूव अनलॉफुल कंटेंट एंड एस्टेब्लिश ग्रीवियंस सिस्टम्स। उसके अलावा एक सहयोग पोर्टल भी गवर्नमेंट ने बनाया है, जो मैंने फेब वाली सीरीज के अंदर डिस्कस किया था। इसी प्लेलिस्ट के अंदर, जो ये प्लेलिस्ट के अंदर आप वीडियो देख रहे हो, उसी के अंदर आपको फेब के भी चारों वीडियोस मिल जाएंगे। तो वहां से आप वो सहयोग पोर्टल, कुणाल कामरा ने एक गवर्नमेंट का सहयोग पोर्टल है जो IT एक्ट के अंडर ही बनाया गया है, उसको चैलेंज किया है, तो उसके अंदर भी काफी सारी चीजें मैंने इनके बारे में बताई है, ठीक है। दीज लॉज एम टू बैलेंस फ्रीडम विद पब्लिक सेफ्टी एंड प्लेटफॉर्म with
दिस लेक्चर, ठीक है, द पार्ट 1 ऑफ मार्च 2026, जिसके अंदर हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढंग से डिस्कस किया है. सी यू विद द नेक्स्ट लेक्चर इन विच वी शैल बी डिस्कसिंग ऑल द इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक्स ऑफ मार्च 2026. Thanks a lot for attending this lecture, guys. See you with the next one and best of luck for your preparation.